नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने भारतीय मृदा के बारे में मृदा की परिभाषा बताते हुए ICAR के द्वारा भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा गया है, इसकी चर्चा की थी। साथ में अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों की चर्चा करते हुए भारत की 8 प्रमुख मृदाओं में 4 प्रमुख मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी की चर्चा कर दी थी। आज का मेरा वीडियो अन्य 4 मिट्टियों की चर्चा करते हुए भारतीय मृदा की समस्याओं के बारे में। तो ध्यान देंगे, अगला पॉइंट जो है वह है वन एवं पर्वतीय मिट्टी। काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है वन एवं पर्वतीय मिट्टी, जिसका विस्तार भारत के लगभग 2.35 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है और यह मिट्टी मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में 2100 से 3100 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ध्यान देंगे, यह इस मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है कि यह नवीन और अविकसित मृदा है। मतलब इसका डेवलपमेंट, इसका सॉइल प्रोफाइल अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है और इसीलिए इसको अविकसित मृदा कहा गया है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से, ध्यान देंगे, पर्वतीय मिट्टी का यह प्रमुख सिंबल मैंने बनाया है। देखिए, ध्यान देंगे, यह है पर्वतीय मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी। तो यह भाग पूरा कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया है, यह वन और पर्वतीय मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है। इस मिट्टी के अंतर्गत मुख्य रूप से सेब, नाशपाती के उत्पादन मुख्य रूप से किए जाते हैं। साथ ही यह मिट्टी बागानी कृषि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बागानी कृषि वैसे कृषि को कहा जाता है जिसके अंतर्गत किसी एक फसल का उत्पादन व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके अंतर्गत चाय की कृषि, कहवा की कृषि, मसाले की कृषि और फल की कृषि को इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, वन एवं पर्वतीय मिट्टी जो है यह बागानी कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में सेब और नाशपाती के उत्पादन के लिए भी यह काफ़ी प्रसिद्ध है। सामान्यतः यह मिट्टी जो होती है वन या पर्वतीय मिट्टी, इसका स्वभाव जो होता है वह एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब अम्लीय स्वभाव की होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एसिडिक और बेसिक मिट्टी में क्या अंतर है, तो ध्यान देंगे, इसका निर्धारण pH से होता है कि कौन सी मिट्टी एसिडिक है और कौन सी मिट्टी बेसिक है। इसका निर्धारण किससे होता है? pH से होता है। तो ये pH जो है वह किसको इंट्रोड्यूस करता है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी मिट्टी में हाइड्रोजन का जो सांद्रण होता है उसे ही pH के रूप में, किसी भी, चाहे वह ब्लड के क्षेत्र में हो, यूरिन के क्षेत्र में, pH का निर्धारण जो होता है वह हाइड्रोजन के सांद्रण से होता है। मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसे ही कहा जाता है pH। इसके अंतर्गत 1 से 14 तक के मापन में pH का निर्धारण किया जाता है। अगर कोई मिट्टी जिसका मापन जो होता है वह pH जो होता है वह 7 से कम होती है तो वह एसिडिक होती है। अगर कोई मिट्टी 7 के आसपास होती है तो वह बेसिक होती है, सामान्यतः उदासीन होती है। सामान्यतः मिट्टी में उदासीन कोई पार्ट नहीं आता है, लेकिन 7 से ऊपर जो होता है उसको बेसिक कहा जाता है या क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से यह मिट्टी जो होती है अम्लीय स्वभाव की होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वन और पर्वतीय मिट्टी किसे कहा जाता है, तो ध्यान देंगे, वह मिट्टी जो सामान्यतः वन और पर्वतीय क्षेत्रों में 2100 से 3100 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, नवीन और अविकसित मिट्टी होती है, क्योंकि इसका सॉइल प्रोफाइल डेवलप नहीं हुआ होता है, इसकी लेयर काफ़ी पतली होती है और इस मिट्टी का विस्तार जो है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र में होता है। यह मिट्टी सेब और नाशपाती के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ में बागानी कृषि के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। बागानी कृषि में चाय, कहवा, मसाले को ले सकते हैं हम। क्लियर है? और यह मिट्टी जो है वह एसिडिक है। तो आप क्लियर, दिमाग में आपके सेट हो गया होगा कि किस मिट्टी को कहा गया, वन और पर्वतीय मिट्टी। अब अगला मिट्टी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, यह मिट्टी जो है भारत के पश्चिम के भाग में है। पश्चिम मतलब कि राजस्थान की थार का डेजर्ट जो है यह इसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है और राजस्थान के अलावे सौराष्ट्र का क्षेत्र, गुजरात का सौराष्ट्र का क्षेत्र, कच्छ का क्षेत्र तथा हरियाणा और दक्षिणी पंजाब भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका विस्तार कितने क्षेत्र में है? 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। कहाँ? थार, और थार के अलावे सौराष्ट्र का क्षेत्र,
कच्छ का क्षेत्र, दक्षिणी पंजाब का क्षेत्र और हरियाणा का क्षेत्र जो है वह मरुस्थलीय मिट्टी का, पश्चिमी हरियाणा का क्षेत्र जो है वह मरुस्थलीय मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है। यह मिट्टी जो है अनुर्वर मिट्टी होती है, मतलब उपजाऊ कम होती है, लेकिन सिंचाई द्वारा ज्वार, बाजरा तथा मोटे अनाज का उत्पादन इस मिट्टी में भी कर लिया जाता है। तो यह मिट्टी भारत की छठी मिट्टी की चर्चा मैंने कर ली। यह कौन सी मिट्टी है? मरुस्थलीय मिट्टी। और यह देखिएगा इसका इंडिकेटर, यह एरिया है थार का डेजर्ट का क्षेत्र, गुजरात का सौराष्ट्र का क्षेत्र है, दक्षिणी पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है। यह एक थार मिट्टी का, मरुस्थलीय मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है। क्लियर है? अगली जो मेरी मिट्टी है, जो भारतीय मिट्टी की चर्चा करूंगा, यह है लवणीय मिट्टी। लवणीय मतलब अल्काइन मिट्टी, सलाइन मिट्टी, मतलब वैसी मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा हो, तो वैसी मिट्टी को ही लवणीय मिट्टी कहते हैं। ध्यान देंगे, इस मिट्टी का एक हल्की चर्चा मैंने जलोढ़ मिट्टी के क्रम में की थी। जब जलोढ़ मिट्टी का वह क्षेत्र जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, अर्थात बांगड़ का क्षेत्र होता है, जहाँ पर क्या होता है, दो क्षेत्र, अत्यधिक सिंचाई के कारण जब भूमि नमकीन हो जाती है, या फिर दूसरा जब अपक्षय की क्रिया के कारण नीचे की कंकड़ीली और पथरीली भूमि धरातल पर आ जाती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेह और रेह ऑब्लिक कल्लर या होड़ के नाम से जानते हैं। तो लवणीय मिट्टी को रेह या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में केशिकाकर्षण, कैपिलरी एक्शन की क्रिया के विशेष रूप से होती है, और जिसके कारण मिट्टी में लवण की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इस मिट्टी का फैलाव मुख्य रूप से कहाँ है? तो दक्षिणी पंजाब का क्षेत्र है, दक्षिणी हरियाणा है, पश्चिमी राजस्थान है, केरल का एरिया है। ये मुख्य रूप से इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। लवणीय मिट्टी, यह देखिएगा, यह भाग लवणीय मिट्टी का है। तो यह मिट्टी हालांकि ज़्यादा फैलाव इसका नहीं है, लेकिन यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है ह्यूमन एक्शन के द्वारा कैसे मिट्टी बर्बाद हो रही है। इस मिट्टी को क्या नाम से पुकारा गया? रेह या कल्लर। और वैसे क्षेत्र में जहाँ अपक्षय की क्रिया हुई है, वहाँ पर उसको भूड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और केरल का क्षेत्र इसका प्रमुख क्षेत्र है। और इस मिट्टी के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इस मिट्टी के अंतर्गत नारियल के वृक्ष तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोस्टल एरिया का जो क्षेत्र है, इस कोस्टल एरिया के क्षेत्र में चूंकि समुद्र का पानी है, लवणीय मिट्टी का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में नारियल के वृक्ष जो हैं आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो यह है लवणीय मिट्टी। और लास्ट मिट्टी जो है भारत की महत्वपूर्ण मिट्टी है, यह पीट मृदा। कैसे मृदा को पीट कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह मृदा नम जलवायु वाले क्षेत्र में, नम मतलब जहाँ पर काफ़ी अधिक दलदली क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में यह मुख्य रूप से डेवलप होती है। और कह सकते हैं कि इसका निर्माण ही मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों में होता है। और कारण क्या है कि ऐसे क्षेत्रों में जैविक पदार्थ काफ़ी अधिक जमा होते हैं। इसका निर्माण दलदली क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा होने से होता है। और इनके गठन से क्या होता है कि इनके गठन में क्या होता है, 20 से 40% जो है वह जैविक पदार्थ होते हैं। तो पीट मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? 20 से 40% जैविक पदार्थों की। और इस प्रकार की मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति का विकास विशेष रूप से हुआ है। तो पीट मिट्टी जो है यह कैसे क्षेत्रों की मिट्टी है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किन क्षेत्रों में पीट मृदा का विकास होता है, तो आप बताएंगे नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पीट मिट्टी का विकास होता है। और इसका गठन जो होता है वह दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के जमा होने से होता है। और इस प्रकार की मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पति का विकास विशेष रूप से हुआ है। अब इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं कि इस वनस्पति का विस्तार कहाँ पर है। तो आप कह सकते हैं केरल का क्षेत्र जो है, उसके अलावे तमिलनाडु का आर्द्र क्षेत्र जो है इसका प्रमुख क्षेत्र है। केरल और तमिलनाडु का आर्द्र क्षेत्र, तो यहाँ पर एक भाग है केरल का क्षेत्र इस एरिया में, और तमिलनाडु का आर्द्र क्षेत्र, और उसके अलावे पीट मिट्टी का देख रहे हैं एक क्षेत्र इस एरिया में भी है। उत्तराखंड का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में भी पीट मिट्टी का विकास हुआ है दलदली क्षेत्रों के डेवलप होने के कारण। तो यह महत्वपूर्ण है भारतीय मिट्टी, जिसके अंदर हम लोग ने चर्चा की कि ICAR के द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, वन और पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पीट मिट्टी। आज की वीडियो में मैंने इन 4 मिट्टियों की चर्चा की है। इसके ठीक पिछले के वीडियो में भारत की मृदा के अंतर्गत मैंने, या पार्ट 1 के अंतर्गत, प्रथम 4 मिट्टियों की जलोढ़, लाल, काली और लैटराइट मिट्टी की चर्चा की थी। तो यह भारत की 8 प्रमुख मिट्टी है जो ICAR के द्वारा
निर्धारित की गई है और ICAR के द्वारा कब 1963 में किसके निर्देशन में, तो डॉक्टर SP राय चौधरी के निर्देशन में या पर्यवेक्षण में भारत की मिट्टी को इन 8 भागों में बांटा गया। इस प्रकार भारत जो है मृदा संसाधन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस प्रकार की मिट्टियों के अलावे यहाँ पर जो मिट्टी है 8 प्रकार की मिट्टी, इसके अलावे आप बोल सकते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण मिट्टी है जिसका विस्तार तो काफ़ी कम है लेकिन इकोनॉमिक दृष्टिकोण से इस मिट्टी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है भारत में। पूरे विश्व में यह भारत ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है जिसको हम अलग से एक मिट्टी के रूप में कर रहे हैं चर्चा, वह है करेवा मिट्टी जो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है और यह मिट्टी एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो सरोवरीय निक्षेप से बनी है, मतलब झीलों के भर जाने से हिमोड़, बालू, महीन कण इनके निक्षेपण से, जब इनका निक्षेपण सरोवर में हुआ, झील में हुआ और वह झील बन गई तो एक विशेष प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ जिसे करेवा मिट्टी के नाम से जानते हैं। इतनी प्रसिद्ध मिट्टी यह मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में पाई जाती है और इस मिट्टी का इतना विशेष महत्व क्यों है, क्योंकि एक बहुत ही महंगी फसल इस मिट्टी में उत्पादित की जाती है और वह केसर। इसके अलावा बादाम, अखरोट और सेब के उत्पादन के दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो मैंने भारत की 8 मिट्टियों के अलावे एक स्पेशल मिट्टी करेवा की चर्चा की है। अब हम लोग सब चर्चा करेंगे भारतीय मिट्टी की प्रमुख समस्याएं कि जो भारत में जो मिट्टियां हैं तो इसकी सबसे प्रमुख समस्या क्या है। तो भारतीय मृदा की प्रमुख समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि मिट्टी कट छट करके जब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सॉइल इरोजन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण समस्या है मृदा अपरदन। इसके अलावे अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं में क्या है, तो मृदा की जो उर्वरता घट रही है तेजी से, वह एक महत्वपूर्ण समस्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूसरी प्रमुख समस्या है घटती मृदा उर्वरता। तीसरी महत्वपूर्ण समस्या है भारतीय मृदा की, वह वाटर लॉगिंग, जल जमाव की समस्या। और चौथी और महत्वपूर्ण समस्या है भारतीय मृदा की लवणता और क्षारीयता। लवणता और क्षारीयता बढ़ने के पीछे कारण क्या है कि अधिकाधिक कृषि प्रोडक्शन के लिए भूमि में उर्वरकों का अंधाधुंध जो प्रयोग किया जा रहा है, सिंचाई की जा रही है काफ़ी अधिक तालाबों के द्वारा, नदियों के द्वारा, तो उससे भी मिट्टी में लवणता की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इन प्रमुख समस्याओं में आज हम सब चर्चा करेंगे मृदा अपरदन की समस्या, क्योंकि इन सभी समस्याओं में सबसे भारत में जो सबसे गंभीर समस्या है वह है मृदा अपरदन की समस्या। एक अनुमान के अनुसार देश के कुल भूक्षेत्र के लगभग 32% भाग जो है वह मृदा अपरदन की क्रिया से प्रभावित होता है और भारत में मृदा अपरदन का जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है वह राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र। ध्यान दिएगा, सबसे अधिक मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है राजस्थान। यह एक महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो मृदा हो रही है, मृदा अपरदन जो हो रहा है, वह मुख्य रूप से 2 कारकों का परिणाम है। कौन कौन? तो एक जलीय अपरदन जो मुख्य रूप से नदियों के द्वारा होता है, वर्षा जल द्वारा होता है, और दूसरा है वायु अपरदन। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जलीय अपरदन की। तो जलीय अपरदन जो है भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण समस्या है मृदा अपरदन की, और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मृदा का जो इरोजन हो रहा है, जलीय इरोजन, वह कितने प्रकार से होता है या कौन कौन से जलीय अपरदन के उदाहरण हैं। तो सबसे पहला जलीय अपरदन का आप एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। सबसे पहला उदाहरण है स्प्लैश इरोजन। कौन सा इरोजन है? स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश इरोजन। अगर आपसे पूछ दिया जाए स्प्लैश इरोजन किस प्रकार का इरोजन है, तो हिंदी में इसको कहते हैं बूंद अपरदन। बूंद अपरदन मतलब आप इस तरह समझिए कि जब वर्षा का जल ऊपर से नीचे तेजी से गिरता है तो वैसे क्षेत्र जहाँ की मिट्टी सूखी होती है, चिकनी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि धरातल पर वर्षा के जल के तीव्र वेग से क्या होता है कि धरातल पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। आप देखिए ऊपर में बालू रखा हुआ है कहीं पर और ऊपर से जल गिराई तो छोटे छोटे गड्ढे बन जा रहे हैं। उसी तरीके से तीव्र वर्षा के कारण क्या होता है कि जब चिकनी और सूखी मिट्टी होती है तो धरातल होती है, तो वैसे क्षेत्रों में धरातल पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। इसे ही कहा जाता है बूंद अपरदन या स्प्लैश इरोजन। ध्यान दीजिएगा, मृदा अपरदन का यह सबसे पहला चरण है।
क्लियर है। मृदा अपरदन का सबसे पहला चरण कौन सा है? स्प्लैश इरोजन। जब वर्षा के जल की बूंदों से धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं तो इसे ही कहा जाता है स्प्लैश। क्लियर है। तो दूसरा इरोजन टाइप जो है उसको कहते हैं सिट इरोजन। अपरदन का जो दूसरा प्रकार है जलीय अपरदन का, इसको कहा जाता है सिट इरोजन। इसको आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि स्प्लैश इरोजन क्या है, सिट इरोजन क्या है। सिट मतलब परत। जब मृदा अपरदन या बूंद अपरदन जो होता है तो बूंद अपरदन का ही अगला रूप जो होता है वह सिट इरोजन होता है। अर्थात मृदा का पतले पतले परत के रूप में जब कटाव होता है तो इसी कहा जाता है सिट इरोजन। यह सामान्यतः समतल भूमियों पर मूसलाधार बारिश के कारण होता है और यह मृदा अपरदन की सबसे गंभीर समस्या है क्योंकि मृदा की ऊपरी परत कट छट करके नष्ट हो जाती है, जिसके कारण भूमि जो है धीरे धीरे बंजर होने लगती है और भूमि पर कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो यह सबसे गंभीर समस्या है, मृदा अपरदन की सबसे गंभीर इरोजन है जिससे भूमि तेजी से बंजर होती जा रही है। क्लियर है। तो मृदा अपरदन का दूसरा टाइप कौन सा हो गया? जल अपरदन का दूसरा टाइप कौन सा हो गया? सिट इरोजन। तीसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको कहा जाता है रिल इरोजन। आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का इरोजन, रिल RILL, रिल इरोजन। रिल इरोजन क्या होता है? आप लोग देखते होंगे कि अपरदन की इस प्रक्रिया के अंतर्गत तीव्र गति से बहता हुआ जल क्या करता है? छोटी छोटी नालियां बनाकर आगे बढ़ता है। कृषि भूमि में आप जाइएगा, अगर आपका कहीं कोई खेत है, आप देखिएगा वर्षा के समय जाइएगा खेत में तो क्या होता है कि वर्षा का जो जल होता है वह तीव्र गति से बहता हुआ छोटी छोटी नालियों के रूप में बहता है, नालियां बनाकर वह आगे बढ़ता है। और यह आमतौर पर कहाँ पर देखा जाता है? कृषि भूमि पर या वैसी भूमि पर जहाँ पर चारागाह का विकास हुआ है, ओवर ग्रेजिंग हो गया है, पशुओं के द्वारा उस भूमि पर मतलब काफ़ी अधिक उसको नष्ट किया गया है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है? रिल इरोजन काफ़ी अधिक देखा जाता है। तो रिल इरोजन आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे कि जब वर्षा का जल जो है या इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि तीव्र गति से बहता हुआ जल जो है छोटी एवं कम गहरी नालियां बनाकर आगे बढ़ता है, तो इसे ही कहा जाता है रिल इरोजन। क्लियर है। रिल इरोजन का ही अगला रूप जो होता है उसको कहते हैं अवनालिका अपरदन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गली इरोजन, GULLY, गली इरोजन। इसको हिंदी में कहते हैं अवनालिका अपरदन। ध्यान दीजिएगा क्या होता है अवनालिका? जब रील अपरदन की नालियां बड़ी और विस्तृत हो जाती है तथा कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है तो इसे कहा जाता है अवनालिका। मतलब रील अपरदन की जो छोटी छोटी नालियां थी वह अब काफ़ी बृहत हो जाती है और कृषि भूमि को दो भागों, क्योंकि अब स्पष्ट रूप से भूमि का डिमार्केशन हो जाता है, एक गलिक इरोजन के उधर का भाग अलग भूखंड और इधर का भाग अलग भूखंड, मतलब एक भूखंड को वह दो अलग अलग खंडों में बांट देती है, तो इसे कहा जाता है अवनालिका। स्पष्ट रूप से खेतों का बंटवारा हो जाता है। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा अवनालिका अपरदन क्या है तो आप बताएंगे कि जब रील अपरदन की नालियां बड़ी और विस्तृत हो जाती है तथा कृषि भूमि को दो टुकड़ों में बांट देती है तो इसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है। जिस प्रदेश में अवनालिका अपरदन अधिक होता है वह क्षेत्र बैडलैंड टोपोग्राफी का क्षेत्र बन जाता है, उत्खात भूमि का क्षेत्र बन जाता है। और आप जैसे आप लोग जानते हैं कि चंबल नदी की घाटी का क्षेत्र जो है वह उत्खात भूमि का सबसे प्रमुख क्षेत्र है, तो वह अवनालिका अपरदन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावे पंजाब में शिवालिक का पश्चिमी ढाल का क्षेत्र भी अवनालिका अपरदन का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो अवनालिका अपरदन में आपने समझ लिया कि जब रील अपरदन का एरिया बढ़ जाता है और जो नालियां होती है अब बड़ी बड़ी हो जाती है, भूखंड जो क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, तो वह अवनालिका अपरदन है। और लास्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जलीय अपरदन का, उसे कहते हैं धारा चैनल अपरदन। क्या नाम है? धारा चैनल अपरदन। धारा चैनल अपरदन किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंग्लिश में स्ट्रीम चैनल अपरदन। जब जल की एक मोटी धारा या जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता रहता है जब तक कि वह स्थिर भूखंड को न प्राप्त कर ले, तो ऐसे अपरदन को कहा जाता है धारा चैनल अपरदन। क्लियर है। तो जलीय अपरदन का यह सबसे महत्वपूर्ण ये 4-5 पॉइंट जो है 5 पॉइंट मैंने बताए वह कौन कौन सा है? तो सबसे पहला स्प्लैश इरोजन, बूंद अपरदन। दूसरा है जिसको कहते हैं
परत अपर्दन सेट इरोजन, तीसरा है रिल अपर्दन, चौथा है अवनालिका जिसको गली अपर्दन कहा जाता है, और पांचवा है धारा चैनल अपर्दन। तो आज की वीडियो में मैंने भारतीय मृदा की सबसे महत्वपूर्ण समस्या के रूप में जलीय अपर्दन को समझाया। एक पार्ट भारतीय मृदा का और बनेगा जो मैं ठीक इसके बाद बनाऊंगा, और वह उस पार्ट में मैं मृदा परिच्छेदिका की चर्चा करूंगा और वायु अपर्दन, वायु के द्वारा जो मृदा का अपर्दन हो रहा है उसकी चर्चा करूंगा, और साथ में मृदा के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको पॉइंट टू पॉइंट में चर्चा करते हुए इस वीडियो को या इस टॉपिक को समाप्त करूंगा। ओके, धन्यवाद।